नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम IPO लाने का कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। यानी कि कोई भी कंपनी IPO लाने की शुरुआत करती है, वहाँ से लेकर के कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है, वहाँ तक पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इसको बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये IPO आखिर होता क्या है। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई कंपनी अपना हिस्सेदारी बेच करके उसके बदले पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है थ्रू स्टॉक मार्केट, तो इस पूरे प्रोसेस को IPO कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अब समझते हैं कि आखिर कोई कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा क्यों करती है। दोस्तों, IPO लाने का मेजर 3 रीज़न हो सकता है। पहला कि कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहती हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा रुपए की आवश्यकता होगी, जो कंपनी के पास उतने नहीं है। तो इस कंडीशन में भी कंपनी IPO लाने का सोच सकती है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हुआ है जो उसको रीपे करने के लिए कंपनी IPO लाती है। तो ये 3 मेजर रीजन है जिसके कारण कंपनी IPO लाना चाहती है। तो अब समझते हैं कि IPO लाने की प्रोसेस की पहली जो स्टेप है वो क्या है। जैसा कि मैंने 3 रीज़न बताया, इसमें से कोई एक रीज़न फुलफिल करता हो तब कंपनी IPO के लिए सोचती है। अब सबसे पहले क्या होगा कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग होगा। बोर्ड मीटिंग में तमाम सारे इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन और भी बहुत मैनेजमेंट से जुड़े लोग उस मीटिंग में होंगे और IPO के लाने पर चर्चा करेंगे। यानी कि IPO लाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं कंपनी के लिए, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो ये तमाम सारी बातों पे डिस्कस होता है। उसके बाद अगर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर IPO के लिए अप्रूव करते हैं तो पहला कदम जो होता है कंपनी का वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करना। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स को जब हायर करती है तो आता है प्रोसेस ड्यू डिलीजेंस का। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी की ऑडिट करती है, उसके फाइनेंशियल चेक करते हैं, बिजनेस ग्रोथ चेक करते हैं, बिजनेस मॉडल चेक करते हैं। वो हर एक बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ को एनालाइज करते हैं और रिव्यू करते हैं ताकि IPO लाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन ना जा पाए। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो ड्यू डिलीजेंस करते हैं। इसमें लीगल कंप्लायंसेस भी आते हैं, जैसे कि कंपनी के सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट लीगल हों, उसके बाद कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ड्यू डिलीजेंस के अंदर आती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर सब कुछ ठीक लगता है तब जाके जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कंपनी होती है उनके बीच में अंडरराइटिंग होता है। एक लीगल एग्रीमेंट होता है अंडरराइटिंग। यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो इंश्योर करती है कि इन केस IPO आता है और पब्लिक इस IPO के लिए इंटरेस्ट नहीं हो तो जितने भी शेयर बच जाएंगे उसका जो प्राइस होगा वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी को देगी। जब एक बार अंडरराइटिंग हो जाता है तो कंपनी का समझिए कि एक तरह से टेंशन खत्म हो जाता है। यानी कि अब IPO लाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की है। तो इतने सारे जो प्रोसेस हैं वो होने के बाद, ऑडिट वगैरह करने के बाद, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इस ड्राफ्ट को DRHP कहा जाता है, यानी कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। ड्राफ्ट में वो हर चीज़ होती है कंपनी के बारे में, जैसे बिजनेस मॉडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी जब से इस्टेब्लिश हुई तब से लेकर के उसके फ्यूचर प्लानिंग तक हर एक से एक, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ DRHP में होता है। अब सेबी को DRHP सबमिट किया जाता है तो सेबी क्या करती है, इस DRHP को पहले रिव्यू करती है, फिर इसको वेरीफाई करती है। यानी कि DRHP में जितने सारी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं वो एक्चुअली में वैसा है भी या नहीं है। तो सेबी पहले इसको रिव्यू करती है, फिर वेरीफाई करती है और अगर सब कुछ सही हो तब सेबी इस IPO को अप्रूव करती है। जब सेबी के तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर से एक RHP तैयार होता है, यानी कि जिसको रेट हियरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। DRHP सेबी के अप्रूवल से पहले और RHP सेबी के अप्रूवल के बाद। RHP पे भी कंपनी के वही सारे डिटेल्स होते हैं जो DRHP में होते हैं।
आरएचपी में बस इतना होता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे आईपीओ का डेट, उसका इशू साइज, प्राइस, शेयर का लॉट साइज और तमाम सारी चीज़ें जो हैं, डेट वगैरह, वो सारी चीज़ें आरएचपी में ऐड होते हैं, तो इसको आरएचपी कहा जाता है। इसके बाद समय आता है एक टाइम ऑफ पीरियड, जिसके अंदर कंपनी को और इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलके एडवर्टाइजमेंट करना होता है आईपीओ का। तो इस एडवर्टाइजमेंट वाले प्रोसेस को रोड शो कहा जाता है। अपना प्रचार प्रसार करती है, अलग अलग इवेंट करते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को बताया जाता है कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में, उसके फायदे नुकसान, सारी चीजें इन्वेस्टर्स को बताया जाता है। अब समय आता है कि अब अप्लाई करने का टाइम। अब अप्लाई करने के टाइम पे भी 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं। एक होता है QIB, जिसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहा जाता है। ये एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, ये एक इंस्टीट्यूशंस होते जो 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये एक बार में मिनिमम 10 लाख से ऊपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको अपर HNI भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, NII, यानी कि ये 2 लाख से ऊपर के बिड्स लगाते हैं और 10 लाख के बीच में, इनको NII कहा जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है जिनको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहा जाता है, जिनकी कैटेगरी में आप 1 लॉट से लेकर के 2 लाख तक के प्राइस का आप बिड्स लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया आईपीओ का जो अप्लाई का प्रोसेस। इसके बाद अप्लाई करने के बाद आता है अलॉटमेंट का डेट, यानी कि अब आईपीओ अलॉटमेंट होंगे। अलॉटमेंट में भी 3 कंडीशन होते हैं, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक फ्लैट सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, जैसे कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए आईपीओ के लिए और 1000 से कम यानी कि 990 या 900 ही शेयर के लिए बिड्स लगे, तो इसको अंडर सब्सक्राइब कहेंगे। एक होता है फ्लैट, यानी कि 1000 शेयर कंपनी ने इशू किए आईपीओ के लिए और 1000 शेयर के ही बिड्स लगे, तो इसको फ्लैट सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। उसके बाद होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, यदि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और इसके बदले में कंपनी को 2000 शेयर के बिड्स लगे, तो इसका मतलब हो गया कि इस आईपीओ को 2 गुना सब्सक्राइब किया गया है, जिसको ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। तो मतलब कि जितना कंपनी इशू करती है शेयर, उससे ज़्यादा का अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है, तब उसको अलॉटमेंट जो होता है वो लॉटरी के बेसिस पे होता है। आपके सारे डिटेल्स कंप्यूटर पे डाल के और एक लॉटरी निकाला जाता है, जिसको मिला वो कंप्यूटर ही देता है, तब जाके आपको भाग्य पे डिपेंड होना पड़ेगा। हो सकता है आपको मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपने कितना ही अप्लाई किया, आपको एक ही लॉट आपको मिलने वाले हैं। तो ये होता है कंडीशन। अब जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उसको रिफंड किया जाता है, मतलब जितने भी उन्होंने बिड्स लगाए होंगे उनका सारा पैसा रिफंड कर दिया जाता है। रिफंड करने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो लिस्टिंग का होता है, और इसी बीच में ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चलता रहता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ में एक मेजरमेंट की तरह काम करता है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी का आईपीओ कितने % पे लिस्ट हो सकता है। जैसे मान के चलिए आईपीओ में शेयर का प्राइस 100 रुपये है और ग्रे मार्केट प्रीमियम का प्राइस 50 रुपये है, तो लिस्टिंग का चांस जो होता है वो 50% का हो सकता है, यानी कि 100 रुपीज़ प्लस ग्रे मार्केट का प्रीमियम 50 रुपीज़। ऐसा कोई फिक्स नहीं है या फिर कोई फिक्स कैलकुलेटर नहीं कितना ही होगा। बहुत सारे केस में होते भी हैं और बहुत सारे केस में नहीं भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। तो ये थी कंप्लीट आईपीओ लाने की प्रोसेस। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।